नक्सलियों का जब मन करता था वो जंगल से गांव की तरफ रुख करते थे और किसी भी दरवाजे को खटखटाते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। वहां जाते थे। वहां जाने के बाद लोगों से कहते थे कि खाना चाहिए। वो अच्छा खाना बनाते थे। खाने में जो डिमांड होती थी उस डिमांड को पूरी ही किया जाता था, क्योंकि उनके हाथों में बंदूकें होती थी। बंदूकों से बचने के लिए ग्रामीणों को ये उनकी मजबूरी बन जाती है। उसके बाद फिर घर की कोई महिला, कोई लड़की अगर उन्हें पसंद आती थी तो उसके साथ वो गलत काम करते थे। इसी तरह से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। किसी भी घर का दरवाजा खटखटा है, किसी भी घर में जाते हैं, उस घर में या तो खाना मांगते हैं, खाना मिलता है तो उसके बाद फिर महिला या लड़कियों से अभद्रता, उनके साथ गंदा काम किया जाता था। गांव के लोगों की लगातार टेंशन बढ़ रही थी, चिंता बढ़ रही थी कि इन सब से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। बात सरकार तक पहुंचती और सरकार ने एक प्लान बनाया, क्यों ना अपनी रक्षा खुद की जाए। इसके लिए हम तुम्हें कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे और उसके लिए तुम्हें गांव में एक साथ सामूहिक रूप से रहना है। तुम एक साथ इकट्ठे होकर रहोगे, मुट्ठी बंद रहेगी, तो तुम उनका आसानी से मुकाबला कर सकते हो। गांव वालों को ये बात समझ में आ जाती है और उसके बाद ग्राम रक्षा दल बनाया जाता है और गांव वालों ने इकट्ठे होकर, जो युवा होते हैं खासकर, वो हथियार लेकर, डंडे लेकर, टॉर्च लेकर इस तरह से विरोध करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब हम किसी नक्सली को, किसी को भी गांव में इस तरह से बदमाशों को आने नहीं देंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक वैसे ही होता है। मुख्यमंत्री की जो योजना थी वो कारगर साबित होने लगती है और महिलाओं, बहन बेटियों की सुरक्षा भी होने लगती है, साथ ही ग्रामीणों की भी सुरक्षा होने लगती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस रक्षा दल बनाने के बाद जो आगे होगा वो इतना भयानक हो सकता है। उसमें थोड़े बहुत नहीं, पहली बार में लगभग 17 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, वो भी बहुत बुरी तरह से, दर्दनाक रूप से। साथ ही जब दूसरी बार होता है तो लगभग 20 लोगों को सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब ये घटनाक्रम लोगों को पता चलता है तो लोगों के सिरहन से पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और अफसोस की बात तो तब होती है कि जितने भी पीड़ित होते हैं, जितने भी परेशान होते हैं, जिनके साथ ये घटना घटी गई थी, तो उनको शायद कभी उस रूप में न्याय नहीं मिल पाया था जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है गिरिडीह, और इसी गिरिडीह जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है चिलखारी। बात कर रहा हूं 26 अक्टूबर 2007 की रात 12:15 के आसपास सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि जो इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होते हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाई, जिनका नाम नूनूलाल मरांडी होता है। नूनूलाल मरांडी एक तरफ बैठे हुए हैं, एक साइड में उनकी में एक लड़की बैठी हुई है जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। दूसरे साइड में उनका अपना खुद का जो निजी सुरक्षा गार्ड है, जिसके हाथ में बंदूक है, वो बैठा हुआ है। उनकी नज़र उस महिला पर पहुंचती है तो महिला बार बार वो टेढ़ी नज़र से देख रही थी, कभी पैर, कभी उनके कपड़े, तो कभी उनके चेहरे की तरफ, कभी उनके चश्मे की तरफ। बस वो बार बार वो देख रही है। ऐसा लग रहा था कि एक एक चीज़ को जैसे कि वो नोट कर रही है, क्या है, किस तरह से है, कहाँ से आए। वो छोटी छोटी से बारीक चीज़ को वो देख रही थी। कार्यक्रम चलने लगता है। लोगों की नज़र उस कार्यक्रम पर थी। आदिवासी अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। इसी बीच में वो साड़ी पहनी हुई लड़की जो होती है वो खड़ी होती है। खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नन्नूलाल मरांडी जो होते हैं उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। तो वो दूर, जब वो लड़की खड़ी हुई है अंधेरे में, रात के लगभग 12:15 के आसपास का वक्त होगा, उस लड़की ने ऐसा बात कर रही थी जैसे क्या इन्हीं नन्नूलाल मरांडी के बारे में ही बात कर रही हो। उन्हें थोड़ा सा शक सा होने लगता है, ये कौन थी, कहाँ से आई, कैसे आई, समझ नहीं पा रहे थे। असल में उन्हें दिन में जो फुटबॉल कार्यक्रम था, जो हर साल होता है, लगभग 8-10 साल से वो हर बार चीफ गेस्ट बन के आया करते हैं, लेकिन रात के किसी प्रोग्राम में वो शामिल नहीं होते थे। फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था। जो विजेता टीम थी उसको उन्होंने पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं अपने जा रहा हूं, और ठीक है, जो कार्यक्रम है वो गांव के किसी प्रधान को या किसी भी सम्मानित व्यक्ति को बुलाओ, उनको अपने प्रोग्राम में बैठाओ और फिर अपना करते रहो, मैं चला जाता हूं। क्योंकि वो कभी रात में शायद आए नहीं थे, रुके नहीं थे, लेकिन वो रुक जाते हैं जब गांव वाले उनसे ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आपको आज रुकना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, देखना चाहिए। क्योंकि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो आदिवासी प्रस्तुत करते हैं, आसपास के जिलों के लोग, आसपास के प्रदेशों के लोग कई हजार की संख्या में, बताते हैं कि 15 से 20 हजार लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं देखने के लिए। आपको होना चाहिए। क्योंकि वो राजनीति से जुड़े हुए थे, उनके भाई मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो इसलिए नन्नूलाल मरांडी जो होते हैं वो आराम से इत्मीनान से बैठे हुए देख रहे थे उस लड़की की तरफ जो किसी व्यक्ति से बातचीत कर रही है। अब मंच पर जब नज़र पहुंचती तो 15-20 लोग जिनके हाथों में हथियार होते हैं वो ग्रीन रूम जो होता है वहां से निकलते हैं और मंच पे पहुंच जाते हैं। इनमें से कई लोग हवाई तरफ बंदूक करते हैं और एक के बाद एक हवाई फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जितने भी दर्शक हैं, हजारों की संख्या में, उन्हें लग रहा था कि कोई एक्ट चल रहा है,
आदिवासी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये पुलिस की वेशभूषा में आए हैं और ये भी अपने एक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। इसी बीच में एक आवाज़ लगाई जाती है। आवाज़ लगाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक गोली चलती है और गोली जहाँ पब्लिक बैठी है, भीड़ बैठी है, उधर चलती है। यानी कि जहाँ नन्नूलाल मरांडी बैठे हुए हैं, ठीक बगल में जो उनके जो सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ है, उसकी आंख में गोली लगती है और आंख में गोली लगने के बाद वो बैठ जाता है। यानी कि वहीं उसकी घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो जाती है। अब नन्नूलाल मरांडी जो होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होने वाली है। इसलिए इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, मंच से आवाज़ लगती है, भाई आप घबराओ मत, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी प्रोग्राम को शुरू हुए आधे घंटे का समय हुआ है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बाकी हैं, इसलिए कार्यक्रम का अगर लुत्फ़ लेना है तो हमारी बात माननी होगी। मैं ये चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसने काले रंग का कोट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, साथ ही घड़ी हाथ में पहनी हुई है, पैरों में जूते पहने हुए हैं, इस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, शरीर के तन पर यानी कि पहने हुए एक एक लिबास के बारे में, एक एक सामान के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया जाता है। और उस व्यक्ति का नाम है नन्नूलाल मरांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाई हैं। हमें उनकी तलाश है, आप हमें उन्हें दे दीजिए, उसके बाद अपने कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाते रहिए। हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब मंच से इस तरह से आवाज़ लगाई जा रही थी, नन्नूलाल मरांडी को जैसे ही मौका मिलता है वो कुर्सी से पीछे गिरते हैं, यानी कि वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद अपने कोट कपड़े जो होते हैं उनको फाड़ना शुरू कर देते हैं, जूते उतारते हैं, घड़ी उतार के फेंकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। और मौका पाते ही उस भीड़ में अंदर जाने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मौका मिलते ही इस गाँव को किसी तरकीब से पार कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगले गाँव में दूर तक पहुँच जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग मेरे लिए आए हैं और जब मैं मौके पे मिलूंगा ही नहीं तो शायद कोई ऐसी घटना भी होने वाली नहीं है। उन्होंने सोचा नहीं था कि आगे होने वाला क्या था। दरअसल बार बार आवाज़ लगाई जा रही थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, भीड़ में से कोई बोल नहीं रहा था। एक व्यक्ति मर चुका था। जैसे मरने वाली बात पड़ोसी को पता चलती है, वो जोर से चीखने लगता है और जब उसकी चीख निकलती है तो उसके बाद वो चीखों की आवाज़ मंच तक पहुंच जाती है और मंच पर खड़े हुए 15-20 से ज़्यादा लोग जिनके हाथों में हथियार थे, इसके बाद उन्होंने हथियार से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियां चल रही हैं अंधाधुंध और उन अंधाधुंध गोलियों में जो प्रथम रो में बैठे हुए हैं उनको निशाना बनाकर उनको गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ चीख पुकार मच जाती है, ये कई हज़ार की संख्या में लोग थे, भागदड़ मच जाती है, लोग भागते भागते इधर से उधर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक लोगों को लग रहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, ये कोई एक्ट हो रहा है, अपने अपने नाटक का मंचन कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नाटक नहीं था, ये तो सचमुच था। लोग मर चुके हैं। जो नन्नूलाल मरांडी होते हैं यहाँ से भागकर दूसरे गांव पहुंचते हैं और किसी तरकीब से वो संपर्क साधते हैं एसपी से और एसपी को पूरी कहानी बताते हैं कि इस तरह से उस गांव में कुछ ना कुछ बड़ा बवाल हो सकता है, आपको जरूर आना चाहिए। फिर पुलिस उनसे संपर्क करती है, उन्हें अपने साथ लेती है। जब गांव में जाकर देखते हैं तो 17 लोग जैसे कुर्सियों पर प्रथम रो में बैठे हुए थे, ठीक वैसे ही उनके प्राण निकल जाते हैं, गोली लगती है, वो मर जाते हैं। यानी उन्हें बचने का, उन्हें भागने का, उन्हें तड़पने का मौका ही नहीं मिल पाया। उनके ऊपर जब लगातार गोलियां चली थी, पीछे के लोग तो भाग चुके थे, लेकिन वो नहीं भाग पाए थे। गिनती करते हैं तो 17 लोग मारे जाते हैं और घायलों की संख्या होती है 14। इससे पहले कि उन्हें किसी हॉस्पिटल ले जाते 2 लोग और मर जाते हैं। 17 पहले, 2 ये, 19 लोग मारे जाते हैं। 1-2 दिन उपचार चलता है, उसमें भी 1 लोग मारे जाते हैं कि टोटल मिला के संख्या 20 हो जाती है और 12 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिलती है। अब जब ये बात पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, उनके भाई जब वापस लौट कर आते हैं और उन मरे हुए लोगों में देख रहे थे तो उनका अपना सगा भतीजा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बेटा होता है, जिसका नाम अनूप मरांडी होता है, वो भी उन गोलियों का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो भी मारा जाता है। बस नन्नूलाल मरांडी अपने भतीजे को देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मैं भैया को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने भतीजे को नहीं बचा सका, मैं क्या करूं। वो जब रोना शुरू कर देते हैं, ये बात अपने भैया को जब बताते हैं, रोते हुए बिलखते हुए, तो बस फिर क्या था, किसी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि यहाँ पर 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। उन्हें बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद फिर मामला कोर्ट अदालत ये सब चलना शुरू हो जाता है। और ये जो फुटबॉल मैच होता था वो हर साल फुटबॉल मैच का समापन कराने के लिए आया करते थे। जो विजेता टीम होती थी उसको, वो एक बड़ा सा मैदान होता है, आसपास के ज़िलों के सैकड़ों लोग, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन उसके बाद फिर ये प्रोग्राम होने की कभी चांस इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि जब दोबारा करने की कोशिश की जाती है तो एक घोषणा की जाती है कि जो लोग मारे गए उन्हें शहीद होने का दर्जा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि शहीद का दर्जा देने की आप लोगों ने कोशिश की तो यहाँ पर फिर से खून की नदियाँ बहेंगी, लोग मारे जाएंगे।
फिर किसी ने शायद हिम्मत नहीं जुटाई कि वहाँ फुटबॉल मैच हो या फिर आदिवासियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या आसपास के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे। लेकिन जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आखिरकार उन लोगों का निशाना तुम क्यों थे, क्या वजह थी, तब वो बताते हैं कि लगभग 20 किलोमीटर दूर, यानी कि चिलखारी से 20 किलोमीटर दूर एक भेलवा घाटी गांव लगता है, वहां पर